Hello students, today we are starting a new topic electromagnetic induction. तो ये आपके 12th के सिलेबस का पार्ट है जो हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिक्स के बाद इसको कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक बिल्कुल इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है कि ईएमएफ हम किस तरीके से इंड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, ईएमएफ किस तरीके से इंड्यूस होगा. लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे जाने से पहले हमें एक पॉइंट पढ़ना होगा विच इज मैग्नेटिक फ्लक्स. अब ये वर्ड सुन के बेटा आपको ध्यान आया होगा कि हमने इलेक्ट्रोस्टैट में भी सेम ही पॉइंट पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स. ठीक है, तो इसको भी हम डिनोट करते हैं फाई से और साथ में सब्सक्रिप्ट में आ जाता है बी, फाई बी यानी मैग्नेटिक फ्लक्स. ठीक, अब मैग्नेटिक फ्लक्स का अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस. सो डेफिनेशन इज नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing through a surface. Through a given surface known as magnetic flux. ठीक है, हम इसको सेम उसी तरीके से रिलेट कर सकते हैं जिस तरीके से आपने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा था. आप ये माने कि केवल आपने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा है E डॉट ए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्लेस हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड से. बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न बिल्कुल एज इट इज सेम ही रहेगा. तो हमें ये पता है कि जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स में आपने बोला कि कोई भी जो सरफेस हमें दिया है कि उससे कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस. न्यूमेरिकली अगर इसको देखा जाए तो फाई बी हम कैलकुलेट करते हैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर से, जहां पर बी वेक्टर रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड एंड ए वेक्टर रिप्रेजेंट करता है एरिया वेक्टर को. अब ये एरिया वेक्टर क्या है इसको हम समझें. ठीक है, तो ये एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है. दैट मीन्स अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया दोनों वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो दोनों के डॉट प्रोडक्ट से मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट किया जा सकता है. ठीक, सेकेंड पॉइंट, मान लीजिए आपको मैग्नीट्यूड गिवन है मैग्नेटिक फील्ड का, एरिया का भी मैग्नीट्यूड गिवन है एंड एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड बी वेक्टर गिवन है. दैट मीन्स जो यहाँ पे थीटा लाई करेगा दैट विल बी एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर. तो हम यूज़ कर सकते हैं बी ए कॉस थीटा. ठीक, यानी अगर दोनों में वेक्टर फॉर्म में गिवन सो आप यूज़ करें बी डॉट ए. दोनों अगर आपको मैग्नीट्यूड में गिवन सो हमें यूज़ करना होगा बी ए कॉस थीटा. क्लियर. नाउ पॉइंट ये आता है कि हम एरिया वेक्टर किस तरीके से कैलकुलेट करें, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड तो हमें गिवन होता है. एरिया वेक्टर किस तरीके से कैलकुलेट करें तो उस पर हमें थोड़ा सा वर्क करना होता है. द पॉइंट इज एरिया वेक्टर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए वेक्टर से. ठीक, अब छोटी क्लासेस से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो एरिया है वो तो स्केलर क्वांटिटी है. लाइक अगर मुझे इस बोर्ड का एरिया कंसीडर करना है तो बोर्ड का लेंथ दिया है L, विड्थ दिया है B, तो एरिया कैलकुलेट किया जा सकता है L इंटू बी से. तो एरिया तो स्केलर क्वांटिटी हुआ, लेकिन हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेक्टर. ध्यान से समझें, एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी. एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी. First point. Second point, orientation of area. Orientation of area is a vector quantity. Orientation of area is a vector quantity. अब orientation से हम क्या समझें, इस पॉइंट को हम क्लियर करें. पहली बात ध्यान देना, एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी. अगर आप एरिया की बात करते हैं लेंथ इंटू विड्थ मिल जाएगा तो स्केलर है. ठीक, लेकिन अगर हम ओरिएंटेशन के बाद साथ में बात करते हैं तो उसको हमें कंसीडर करना होता है वेक्टर.
किस तरीके से? अब जो प्लेन हम कंसीडर करते हैं वो आपका 2D प्लेन हो सकता है, 3D प्लेन हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस बोर्ड को कंसीडर कर रहा हूं तो ये एक 2D प्लेन है। फर्स्ट पॉइंट फॉर 2 डायमेंशनल प्लेन और सरफेस। मान लीजिए हमें कोई 2D प्लेन दिया गया या 2D सरफेस दिया गया है, सो एरिया वेक्टर for 2D plane is always perpendicular to the plane। यानी 2D प्लेन के लिए जो एरिया वेक्टर रहता है वो किस तरीके का होता है? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। फॉर एग्जाम्पल हम कंसीडर करें कि जैसे ये हमारे पास एक 2D प्लेन है, ठीक। अब इस 2D प्लेन में 2 सरफेस हैं, फ्रंट एंड बैक, फ्रंट एंड बैक 2 सरफेस हमारे पास आ गई। अब अगर मैं इस फ्रंट सरफेस के एरिया वेक्टर को कंसीडर करूं तो फ्रंट सरफेस का एरिया वेक्टर मिलेगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक। ऐसे ही अगर आपने बैक सरफेस का एरिया वेक्टर कंसीडर किया तो वो मिलेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर 2D प्लेन आपको दिया गया है तो 2D प्लेन के पास 2 सरफेस होती हैं और दोनों सरफेस का जो एरिया वेक्टर बनेगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन बनना चाहिए, लाइक दिस। हमने कंसीडर किया एक 2D प्लेन, और 2D प्लेन के लिए अगर मैं एरिया वेक्टर कंसीडर कर रहा हूँ सो एरिया वेक्टर मुझे मिलेगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। अब वो अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है, एंड दिस इज आवर प्लेन। सो प्लेन के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन रहता है। कौन से स्ट्रक्चर्स के लिए? 2D स्ट्रक्चर्स के लिए। नोट करें, for 2D plane surface area vector for 2D plane is always perpendicular to the plane। now surface हमारा 3D भी हो सकता है। सेकेंड पॉइंट for 3D surface, पहले हम पॉइंट समझेंगे फिर स्ट्रक्चर वाइज उसको देखेंगे कि किस तरीके से हम उसका एरिया वेक्टर कंसीडर कर सकते हैं। सो for 3D surface एरिया वेक्टर will be either perpendicular to the surface, either perpendicular to the surface। कौन सी सरफेस के लिए? अगर मुझे प्लेन सरफेस गिवन है तो प्लेन सरफेस और रेडियली आउटवर्ड यानी बाहर की ओर, फॉर कर्व्ड सरफेस। ध्यान दें, 3D सरफेस अगर आपको गिवन है तो एरिया वेक्टर हम कंसीडर करते हैं, एरिया वेक्टर विल बी आइदर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर हो सकता है सरफेस के। कौन सी सरफेस के लिए? प्लेन सरफेस के लिए। लेकिन अगर हमें सरफेस कर्व सरफेस गिवन है तो फिर हमें एरिया वेक्टर कंसीडर करना होता है रेडियली आउटवर्ड। यानी दोनों तरीके के केसेस हमें यहाँ पे मिलते हैं, प्लेन सरफेस वाला भी और कर्व सरफेस वाला भी। एग्जांपल्स को अगर हम कंसीडर करें तो मान लो हम एक क्यूब लें या हम एक क्यूबॉइड कंसीडर करें या क्यूब कंसीडर करें। तो मान लो हमने एक क्यूब कंसीडर कर लिया। अब इस क्यूब में कितने फेजेस हैं? क्यूब के अंदर हैं 6 फेजेस, ठीक। और सारे फेसेस परपेंडिकुलर प्लेन सरफेस हैं, और प्लेन सरफेस अगर आपको गिवन है तो जो एरिया वेक्टर बनेगा वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस बनना चाहिए। जैसे अगर मैं इस राइट फेस की बात करूं तो राइट फेस का एरिया वेक्टर मुझे राइट साइड में ही मिलेगा,
परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक, टॉप फेस की अगर हम बात करते हैं तो टॉप फेस के लिए एरिया वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में, बॉटम फेस की अगर मैं बात करूं तो बॉटम फेस के लिए एरिया वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन रहेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक, लेफ्ट फेस को अगर हम कंसीडर करें तो लेफ्ट फेस के लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लेफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो एक फेस बनेगा इसका फ्रंट फेस, मानो इस फेस को हम कंसीडर करें, दिस फेस इज अ फ्रंट फेस, तो इसका एरिया वेक्टर आपकी तरफ आता हुआ। ठीक है, और जो बैक फेस बचा है एक, उसका एरिया वेक्टर बोर्ड के पीछे की तरफ जाता हुआ। ठीक, जैसे अगर हम इस डस्टर को कंसीडर करें तो डस्टर आपका क्यूबॉइड कंसीडर हो सकता है। ठीक है, अब इस क्यूबॉइड के पास कितनी फेजेस हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम फ्रंट एंड बैक। एरिया वेक्टर अगर कंसीडर करेंगे तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट में, टॉप का अपवर्ड डायरेक्शन, बॉटम डाउनवर्ड डायरेक्शन, फ्रंट आपकी ओर एंड बैक साइड का मेरी ओर। ठीक, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट एग्जांपल कंसीडर किया प्लेन सरफेस के लिए। सेकंड, सरफेस कर्व भी हो सकता है, सरफेस कर्व भी हो सकता है। फर्स्ट एग्जांपल क्यूब, सेकंड एग्जांपल स्फीयर। अब स्फीयर अगर हम कंसीडर करें तो ये स्फीयर, तो स्फीयर इज अ कर्व सरफेस। अब स्फीयर पे अगर हम एरिया वेक्टर को कंसीडर करें तो किस तरीके से कंसीडर होगा, इस पॉइंट का हम ध्यान दें। मानो कर्व सरफेस अगर आपको गिवन है और एक स्मॉल एरिया आपने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, तो स्मॉल एरिया जो आपने कंसीडर किया है वो पूरी सरफेस के रिस्पेक्ट में आपको एक सिंपल छोटा सा प्लेन दिखेगा, और प्लेन का एरिया वेक्टर लोकल सरफेस यानी जिस एरिया को आप कंसीडर कर रहे हैं उसी एरिया के परपेंडिकुलर मिलना चाहिए। ठीक, मानो अगर मैं यहाँ पर कंसीडर करता हूँ तो ये भी इस पूरे सरफेस के रेस्पेक्ट में एक स्मॉल पार्ट है, और स्मॉल पार्ट है तो हम इसको परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंसीडर कर सकते हैं, और प्लेन कंसीडर अगर किया है तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंसीडर होगा। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि जैसे अर्थ जो है हमारा वो एक स्फीयर है। ठीक है, तो अर्थ तो एक स्फीयर हुआ, लेकिन अगर हम क्रिकेट ग्राउंड या फुटबॉल ग्राउंड की बात करते हैं तो वो हमें एक प्लेन दिखता है, बिकॉज अर्थ पर हम एक छोटे से एलिमेंट को कंसीडर कर रहे हैं। तो कर्व सरफेस पे भी अगर एक स्मॉल एलिमेंट लिया जाता है तो वो आपको प्लेन सरफेस दिखेगा, और प्लेन सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है वो अपनी लोकल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर आपको स्फीयर दिया गया है तो स्फीयर पे हमेशा डायरेक्शन क्या रहेगा एरिया वेक्टर का? रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। मानो अगर हम यहाँ कंसीडर कर लें तो इसकी लोकल सरफेस के परपेंडिकुलर हमें एरिया वेक्टर का डायरेक्शन मिलेगा। ठीक, कोई एक ऐसा कॉम्बिनेशन भी है क्या जिसके अंदर कर्व सरफेस भी आता हो और प्लेन सरफेस भी आता हो? बिल्कुल है। नेक्स्ट इज सिलेंडर। मानो हम एक सिलेंड्रिकल सरफेस कंसीडर कर रहे हैं। ठीक, तो सिलेंड्रिकल सरफेस अगर आपने कंसीडर किया तो सिलेंडर हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब किसी भी एक पर्टिकुलर सिलेंडर के पास 3 फेजेस होती हैं, 3 फेज होते हैं। एक होता है आपके पास टॉप फेज जो आपका सर्कुलर पार्ट होता है, और एक प्लेन पार्ट होता है ना। ये सर्कुलर है और प्लेन पार्ट है, तो सर्कुलर है और प्लेन है तो इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस मिलना चाहिए। जो बॉटम पार्ट होता है वो भी आपका सर्कुलर है और प्लेन है, तो इसका एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस मिलना चाहिए। टॉप फेज के लिए अपर डायरेक्शन में, बॉटम फेज के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब इसके पास कौन सा फेज बचा है? कर्व फेज। ठीक है, अगर आप इसका टॉप व्यू देखें तो कर्व सरफेस आपको इसी तरीके से दिखेगा। हम सिलेंडर का टॉप व्यू देख रहे हैं तो कर्व सरफेस आपको इसी तरीके से दिखेगा। यानी अगर मैं किसी भी पॉइंट पे कंसीडर करूं तो सेम वही लॉजिक जो आपने स्फीयर के लिए लिया था कि कर्व सरफेस पर अगर हम एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करें तो वो हमें कैसा दिखेगा? प्लेन दिखेगा। दैट मीन्स एरिया वेक्टर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में मिलना चाहिए। सेम इसी का अगर मैं टॉप व्यू देखूं तो ये एरिया वेक्टर हमने यहाँ कंसीडर किया, तो कौन सी डायरेक्शन रही? रेडियली आउटवर्ड, सरफेस से 90 डिग्री। मानो एरिया वेक्टर हम यहाँ कंसीडर करें तो अगेन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, प्लेन सरफेस के लिए एंड कर्व सरफेस के लिए रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो सेकंड एरिया आपने यहाँ कंसीडर किया, ये भी लोकल सरफेस के परपेंडिकुलर बनना चाहिए। ठीक है,
क्या पॉइंट समझ में आया कि एरिया वेक्टर हम किस तरीके से मेंशन करते हैं? तो एरिया वेक्टर डिपेंड करता है कि सरफेस आपको किस तरीके का दिया गया है, तो जिस तरीके का ऑब्जेक्ट है उसी के ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है कि एरिया वेक्टर किस तरीके का बनेगा या एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमें क्या कंसीडर करनी है। ठीक, नाउ तो ऐसा बेसिक समझे। फाई हमने लिखा है बी डॉट है, क्लियर, और बी ए कॉस थीटा, यानी मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया के मल्टीप्लिकेशन से हमें क्या मिलता है? फ्लक्स मिलता है। हम बात कर रहे हैं अभी यूनिट की, यूनिट ऑफ फ्लक्स कितना है। सो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट आपने लिखा है वेबर पर मीटर स्क्वायर, और एरिया हम कंसीडर करते हैं मीटर स्क्वायर। सो फाई का यूनिट क्या बना? डब्ल्यू बी को अब क्या बोलते हैं? वेबर। और वेबर कौन से सिस्टम में यूनिट है? एसआई सिस्टम में, यानी एसआई सिस्टम में फ्लक्स का यूनिट क्या रहेगा? वेबर। सीजीएस में अगर हम डील करें तो सीजीएस में वेबर रिप्रेजेंट होता है मैक्सवेल से। वेबर को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? मैक्सवेल में कन्वर्ट कर देते हैं। सो इन सीजीएस यूनिट ऑफ फ्लक्स रिप्रेजेंट किससे होगा? मैक्सवेल से, ठीक है। और सीजीएस और एसआई यूनिट में रिलेशन क्या है? 1 वेबर इज इक्वल टू 10 पावर 8 मैक्सवेल, ये दोनों में रिलेशन है। तो अगर हम सिस्टम के एसआई सिस्टम में यूनिट की बात करते हैं तो एसआई सिस्टम में यूनिट क्या रहेगा? वेबर। और सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या रहेगा? मैक्सवेल। कभी हमें कन्वर्ट करना हो तो कन्वर्जन फैक्टर 1 वेबर इज इक्वल टू 10 पावर 8 मैक्सवेल। नेक्स्ट, न्यूमेरिकल किस तरीके से अटेम्प्ट करें? फर्स्ट न्यूमेरिकल आपको गिवन है, एरिया वेक्टर गिवन आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड बी वेक्टर गिवन 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स, फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना है, ए वेक्टर बी वेक्टर गिवन है, सो डायरेक्ट हम फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, फाई इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट चाहिए। बी वेक्टर का वैल्यू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप एंड वैल्यू ऑफ ए वेक्टर i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है कि i कैप डॉट i कैप 1, j कैप डॉट j कैप 1, k कैप डॉट k कैप 1, लेकिन अगर आप डिफरेंट एक्सिस में मल्टीप्लाई करते हैं लाइक i डॉट j 0, i डॉट k 0, j डॉट k 0, यानी सेम एक्सिस में मल्टीप्लाई होगा और डॉट प्रोडक्ट का आंसर हमेशा स्केलर फॉर्म में आता है, यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। किस टाइप की क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करें, सो 2i कैप डॉट i कैप, सो वैल्यू रहा 2, 3j कैप माइनस 2j कैप, मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू मिला -6 एंड माइनस k कैप डॉट 3k कैप -1, ठीक है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो 1 इंटू 2 2, माइनस 2 इंटू 3 -6, 3 इंटू -1 -3। कैलकुलेट करें, सो वैल्यू ऑफ फाई इज 2 माइनस 9 माइनस 7 एंड यूनिट वेबर। तो फ्लक्स हमने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब स्केलर क्वांटिटी है तो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, इस बात का भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लूप ऑफ एरिया 10 मीटर स्क्वायर, लूप एरिया में गिवन है 10 मीटर स्क्वायर, इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप व्हेन लूप लाइज इन फर्स्ट xy प्लेन, सेकेंड yz प्लेन, थर्ड zx प्लेन। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हमें गिवन, ठीक। एरिया मैग्नीट्यूड हमें गिवन 10 मीटर स्क्वायर, ये भी करेक्ट, ठीक। हमें रिक्वायरमेंट किसकी है? हमें रिक्वायरमेंट है या तो बी और ए के बीच में एंगल कैलकुलेट करें या फिर एरिया वेक्टर कैलकुलेट कर लें, ठीक। अब ऑब्जेक्ट अगर XY प्लेन में दिया है तो उसका एरिया वेक्टर किधर बनना चाहिए? थोड़ा समझिए। मानो हम इस बोर्ड की बात करते हैं, यही बोर्ड आपको दिया गया है कौन से प्लेन में? हमने माना कि ये बोर्ड आपको दिया है XY प्लेन में,
तो इस बोर्ड का एरिया वेक्टर यानी परपेंडिकुलर टू द सरफेस बनना चाहिए। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या रहेगा? प्लस के कैप। ठीक, अगर जनरली आपको कुछ मतलब अगर आपको कुछ भी नहीं बोला जाता कि हमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में मानना है, तो जनरली हम उसको पॉजिटिव डायरेक्शन ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो जो एरिया वेक्टर बनेगा वो कौन सी डायरेक्शन में बना? प्लस के कैप। सिमिलरली अगर ऑब्जेक्ट आपका रखा है वाई जेड प्लेन में, तो वाई जेड प्लेन में रखा है तो जो एरिया वेक्टर बनेगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन बनना चाहिए। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन कौन सा एक्सिस बनेगा? वाई जेड यहाँ पर है तो एक्स एक्सिस बचा है, मतलब आई कैप में। थर्ड केस बन सकता है जब ऑब्जेक्ट आपको दिया गया है एक्स जेड प्लेन में, तो एक्स जेड प्लेन में अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा रहेगा? वाई। ठीक, बी वेक्टर का वैल्यू हमें कितना गिवन? बी वेक्टर गिवन है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और एरिया में गिवन है 10 मीटर स्क्वायर। फर्स्ट रखा है एक्स वाई प्लेन में। ध्यान दें, अगर एक्स वाई प्लेन में रखा है तो एरिया वेक्टर कितना बनेगा? 10k कैप, और बी वेक्टर हमें गिवन है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो 5 फर्स्ट केस में कैलकुलेट किया जा सकता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर से। बी वेक्टर का वैल्यू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, एरिया वेक्टर 10k कैप, मल्टीप्लाई करें। सो 5 1 का वैल्यू आई डॉट के 0, जे डॉट के 0, के डॉट के 1, यानी आंसर 30 वेबर। फर्स्ट केस। ठीक, सेकंड केस में आपको बोला गया कि अगर वाई जेड प्लेन में ऑब्जेक्ट रखा है तो फ्लक्स पासिंग कैलकुलेट करें। तो वाई जेड प्लेन में अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो इसका एरिया वेक्टर किधर बनेगा? एरिया वेक्टर रहेगा 10 आई कैप में। फ्लक्स कैलकुलेट करना है सेकंड केस में, सो वैल्यू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। सो बी वेक्टर इज आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, एरिया वेक्टर 10 आई कैप, मल्टीप्लाई करें। आई डॉट आई 1 यानी 1 इंटू 10 10, जे डॉट आई 0 और के डॉट आई 0, सो आंसर 10 वेबर। 5-2। थर्ड केस, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन एक्स जेड प्लेन, सो एरिया वेक्टर हमें मिलेगा 10j कैप, वाई डायरेक्शन में परपेंडिकुलर एक्सिस में मिलेगा। अगेन फ्लक्स कैलकुलेट करना है, सो 5-3 इज इक्वल टू बी वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट प्रोडक्ट विथ 10j कैप। सो आई डॉट जे 0, आई डॉट जे 0, जे डॉट जे 1 यानी 2 इंटू 10 20 एंड k डॉट j 0, सो आंसर 20 वेबर। तो तीनों केस में हमने फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया। नोट करें तो सिंपल आप ध्यान रखें, जिस प्लेन में ऑब्जेक्ट रखा है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में एरिया वेक्टर बनेगा। एरिया वेक्टर के बारे में कुछ भी नहीं दिया है तो पॉजिटिव कंसीडर करें। जैसे आपको बोला गया एक्जेक्ट प्लेन में तो आपने आई कैप मान लिया, माइनस आई कैप भी कंसीडर किया जा सकता था, लेकिन हमने क्या कंसीडर किया है? प्लस आई कैप। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अ लूप ऑफ एरिया 10 मीटर स्क्वायर is placed in magnetic field of 20 Tesla. A loop of area 10 meter square is placed in magnetic field of 20 Tesla. यानी B हमें गिवन है, A गिवन है, लेकिन दोनों के बीच का एंगल गिवन नहीं है। एंगल के लिए आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है, फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप व्हेन फर्स्ट केस लूप मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद मैग्नेटिक फील्ड, loops make an angle 30 degree with magnetic field, and second case axis of loop makes an angle 30 degree with magnetic field. दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। फर्स्ट क्वेश्चन में लूप ही एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 डिग्री, सेकेंड क्वेश्चन में एक्सिस ऑफ लूप वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री विद मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान दें, फर्स्ट केस loops makes an angle 30 degree with magnetic field, तो हमने लूप कंसीडर किया, दिस इज प्लेन ऑफ लूप, और बोला गया लूप्स मेक एन एंगल 30 डिग्री विद मैग्नेटिक फील्ड सेंटर, तो यह हमने कंसीडर किया मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड एंड लूप के बीच का एंगल कितना गिवन है?
30 डिग्री। फ्लक्स कैलकुलेट करने में एंगल हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच की, ठीक है। तो प्लेन अगर यहाँ बना है तो इस लूप का एरिया वेक्टर वो तो परपेंडिकुलर बनना चाहिए, और इस केस में बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल कितना हुआ, 60 डिग्री। तो फर्स्ट केस में अगर मैं फाई कैलकुलेट करता हूँ तो आंसर मुझे मिलेगा बी ए कॉस 60 से, ठीक। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गिवन 20 टेस्ला और एरिया गिवन 10 मीटर स्क्वायर, सो 20 इंटू 10 and cos 60 1/2, then answer is 100 वेबर। यानी लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि लैंग्वेज आपको किस तरीके का दिया गया है। एंगल हम हमेशा एरिया वेक्टर के साथ ही कैलकुलेट करेंगे। सेकंड केस में आपको गिवन है एक्सिस ऑफ लूप, एक्सिस ऑफ लूप मतलब यही बनेगा, यही एक्सिस है और यही एरिया वेक्टर को भी रिप्रेजेंट करता है। एक्सिस ऑफ लूप मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद मैग्नेटिक फील्ड, magnetic field B, an angle between area vector and magnetic field is 30 डिग्री। ये डायरेक्ट आपको गिवन है। एक्सिस ऑफ लूप मैक्स एन एंगल 30 डिग्री विद मैग्नेटिक फील्ड। तो अब इस केस में हमें मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, एरिया दिया गया है, फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो फाई 2 हमें मिलेगा बी ए, एन एंगल बिटवीन देम cos 30 से, ठीक। दोनों का मैग्नीट्यूड रख दें, वैल्यू ऑफ बी 20, वैल्यू ऑफ ए 10, cos 30 रूट 3/2, आंसर 100√3 वेबर। तो जैसा लैंग्वेज में दिया जाए वैसे हम अटेम्प्ट करें। लूप मैक्स एन एंगल 30 डिग्री विद मैग्नेटिक फील्ड, तो लूप का एंगल है, हमें चाहिए होता है एरिया वेक्टर के साथ, ठीक। सेकंड में दिया है एक्सिस ऑफ लूप, तो एक्सिस ऑफ लूप ही एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यानी जो एंगल आपको दिया है वो डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक सिलेंडर हमें गिवन है जिसका रेडियस r एंड लेंथ l है, एंड सिलेंडर इज प्लेस्ड विद स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट a, 0 इन xy प्लेन, ओके। एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन है विद मैग्नीट्यूड 2x+2। अब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है या वेरिएबल होता है, यानी नॉन यूनिफॉर्म है या यूनिफॉर्म है, वो पता कैसे चलता है, वो यहाँ पे टर्म देख के हमें पता चलेगा। मान लो फील्ड अगर लिखा है 2i कैप, 3j कैप, 4k कैप, तो ये वैल्यूज़ हमेशा कांस्टेंट रहेगी, टाइम और डिस्टेंस के साथ इनमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा, तो इस टाइप की फील्ड को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। लेकिन अगर आपको वैल्यू दिया है 2x+2, 2t+2 मतलब टाइम के साथ वेरिएशन, x के साथ वेरिएशन, 2y+3 यानी y के साथ वेरिएशन, तो डिस्टेंस के साथ अगर वेरिएशन आपको दिया है तो फील्ड आपका होता है नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड आपको गिवन है, ठीक। हमें कैलकुलेट करना है फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंडर, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, आई कैप। समझना ध्यान से, इधर ध्यान दो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आई कैप। तो फील्ड लाइंस यहाँ से एंटर करेंगी, तो ये फील्ड आपको मिलेगा बी इन, ठीक, और एग्जिट करेंगी इस सरफेस से, राइट वाली सरफेस से, तो यहाँ जो फील्ड मिलेगा इसको आपने रिप्रेजेंट कर दिया बी आउट। सो बी इन और बी आउट सबसे पहले आपने रिप्रेजेंट कर दिया अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ गिवन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमें आई कैप गिवन है, तो आई कैप में ही आपने फील्ड को मान लिया। सेकंड हम बात करते हैं एरिया वेक्टर की। तो अगर 3D ऑब्जेक्ट आपको गिवन है और 3D ऑब्जेक्ट में भी आपको सिलेंडर गिवन है, तो इसकी जो दो फेजेस होती है, दोनों फेजेस का एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस आउटवर्ड डायरेक्शन में बनना चाहिए। तो यहाँ पर रहेगा एरिया वेक्टर इनकमिंग साइड के लिए, एंड दिस रिप्रेजेंट एरिया वेक्टर आउटगोइंग साइड के लिए, यानी आपने बी आउट और बी इन वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट कर लिया। हमने पहले भी पॉइंट समझा है कि इनकमिंग फ्लक्स ऑलवेज नेगेटिव होगा, बिकॉज बी इन और ए के बीच में एंगल कितना आ रहा है, 180 आ रहा है, ठीक। अगर मैं आउटगोइंग फ्लक्स की बात कर रहा हूँ तो आउटगोइंग फ्लक्स और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, वो 0 डिग्री बन रहा है, ठीक। फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना है टोटल। अब आप मुझे बताएं कि बी इन या बी आउट का वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। ध्यान दें, जो बी का एक्सप्रेशन है वो एक्स पे वैरी कर रहा है, सो आप लिख सकते हैं बी इन,
तो बी इन का वैल्यू कितना बनेगा, एक्स के प्लेस पर क्या पुट किया जाए, स्टार्टिंग में x इज इक्वल टू 0 है, जहाँ से सिलेंडर स्टार्ट हुआ है वो a,0 है, जहाँ पे सिलेंडर एंड होगा तो सिलेंडर का लेंथ आपको कितना गिवन है l, तो यहाँ कोऑर्डिनेट रहेगा a प्लस एल कोमा 0। तो कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग हमें देखना होता है। सो बी इन वैक्टर इज इक्वल टू x के प्लेस पर a प्लस 2 आई कैप। ठीक, एरिया वेक्टर, अगर रेडियस आपको r गिवन है सो एरिया वेक्टर आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड पाई आर स्क्वायर एंड डायरेक्शन माइनस आई कैप। मैग्नीट्यूड वाइज भी सॉल्व किया जा सकता है, दोनों के बीच में एंगल 180 कंसीडर करें। ठीक, वेक्टर में सॉल्व करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड कितना, x के प्लेस पर a प्लस एल प्लस 2 आई कैप एंड एरिया वेक्टर पाई आर स्क्वायर एंड डायरेक्शन आई कैप। ठीक, तो इनकमिंग एंड आउटगोइंग दोनों डिटेल आपने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें कैलकुलेट करना है नेट फ्लक्स। नेट फ्लक्स रिप्रेजेंट करता है दोनों का सम, यानी फाई इन प्लस फाई आउट से नेट फ्लक्स कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इनकमिंग फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट रहेगी बी इन और ए वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दें। आउटगोइंग फ्लक्स के लिए बी आउट और ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करें। सो फाई इन इज इक्वल टू बी इन डॉट एरिया वेक्टर। बी इन कितना है 2 a प्लस 2 आई कैप डॉट प्रोडक्ट विथ पाई आर स्क्वायर माइनस आई कैप। वैल्यू फाई इन माइनस पाई आर स्क्वायर 2a प्लस 2। ठीक है, आउटगोइंग फ्लक्स कैलकुलेट करना है। सो फाई आउट इज इक्वल टू बी आउट डॉट एरिया वेक्टर। सो फाई आउट इज इक्वल टू आउटगोइंग फ्लक्स का वैल्यू, x का वैल्यू आ गया था a प्लस एल प्लस 2 आई कैप डॉट पाई आर स्क्वायर माइनस आई कैप। सो फाई आउट मैग्नीट्यूड सॉरी प्लस आई, जो डायरेक्शन है आउटगोइंग फ्लक्स की वो पॉजिटिव में ही है। ठीक है, तो प्लस आई कैप, दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे। सो पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई विद दिस फैक्टर्स। सो आंसर 2 पाई आर स्क्वायर 2 a प्लस एल प्लस 2, ये वैल्यू हमें मिल गया। अब हमें कैलकुलेट करना है नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू सिलेंडर, दोनों का सम होना चाहिए। सो फाई इन प्लस फाई आउट, दोनों का सम हमने परफॉर्म कर दिया। देखो ध्यान से, पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन, 2a प्लस 2 यहाँ पे भी है 2a प्लस 2, तो ये टर्म तो हो जाएगा कैंसिल आउट। रिमेनिंग क्या रहेगा 2l पाई आर स्क्वायर एंड यूनिट वेबर इज द आंसर। पहले आपने इनकमिंग फ्लक्स कैलकुलेट किया, फिर आउटगोइंग फ्लक्स कैलकुलेट किया, दोनों का सम कर दिया एंड सम करने पर हमें आंसर मिल गया। ध्यान रखना, इनकमिंग नेगेटिव के साथ आएगा, आउटगोइंग पॉजिटिव आएगा, दोनों का सम करें वैल्यू मिलेगा। फील्ड अगर वेरिएबल है तो हमें सॉल्व करना पड़ता है। फील्ड अगर यूनिफॉर्म होता है तो नेट फ्लक्स इज ऑलवेज जीरो, नेट फ्लक्स इज ऑलवेज जीरो। अगर कोई ऑब्जेक्ट 3D ऑब्जेक्ट रखा है किसी यूनिफॉर्म फील्ड में और आपसे पूछा गया फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट ऑब्जेक्ट, देन आंसर विल बी जीरो। किस केस में? व्हेन फील्ड इज यूनिफॉर्म। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो इनकमिंग आउटगोइंग डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेट करें, दोनों का सम परफॉर्म करें, हमें आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू स्क्वायर शीट। हमें एक यहाँ पे स्क्वायर शीट गिवन है जिसका डायमेंशन L, तो एरिया इसका कैलकुलेट किया जा सकता है, एरिया इज इक्वल टू L स्क्वायर। यहाँ पर एक इन्फाइनाइट वायर गिवन है, इन्फाइनाइट वायर से सेपरेशन A है। इन्फाइनाइट वायर में करंट फ्लो हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, और अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो शीट पे मैग्नेटिक फील्ड हमें कौन सी डायरेक्शन में मिलेगा? क्रॉस डायरेक्शन में। क्रॉस डायरेक्शन मीन्स इनवर्ड डायरेक्शन में, यानी वायर के फील्ड की डायरेक्शन हमें क्रॉस मिल रही है। ठीक, अब मुझे फ्लक्स कैलकुलेट करना है। पॉइंट समझना,
फ्लक्स हम कैलकुलेट करते हैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर से। क्या बी वेक्टर हमें कांस्टेंट मिलेगा या वेरिएबल मिलेगा? क्योंकि अगर एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो कांस्टेंट है, एल स्क्वायर एंड प्लस के कैप। लेकिन अगर मैं बी की बात करता हूं तो बी अपनी वैल्यू को चेंज करेगा। जैसे जैसे हम वायर से डिस्टेंस पे जाते जाएंगे, जैसे जैसे हम वायर से डिस्टेंस पे जाते जाएंगे, फील्ड अपनी वैल्यू को चेंज करता जाएगा। डिस्टेंस इंक्रीज होगा, मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा, बिकॉज वायर का जो फील्ड है वो हम क्या लिखते हैं, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, और यहाँ पर आर के साथ डिपेंडेंसी आ रही है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैल्यू चेंज होता जाएगा। इसका मतलब कोई ये फिक्स वैल्यू हमें नहीं मिलेगा, और हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज़ लेना होगा इंटीग्रेशन का। तो हम क्या करें, सबसे पहले एक एलिमेंट कंसीडर करें। तो यहाँ पर आपने एक एलिमेंट कंसीडर किया कि एक एलिमेंट हम मान लें, इसका विड्थ है dx और लेंथ तो l ही रहेगा, और इसका वायर से सेपरेशन कितना रहा, वायर से सेपरेशन हमने मान लिया x। ठीक, तो क्या इस ऑब्जेक्ट का ये जो फॉर्मेट है ये तो आपके कंप्लीट फील्ड के लिए है, लेकिन अगर मुझे एलिमेंटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो एलिमेंटल फ्लक्स मुझे मिलेगा डी फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी एस। ठीक है, तो वायर का फील्ड एलिमेंट पर कितना बनेगा, म्यू नॉट आई, करंट आई गिवन है, एंड एलिमेंट और वायर के बीच का सेपरेशन है 2 पाई एक्स। ठीक, डायरेक्शन वाइज अगर मैं देखूं तो डायरेक्शन किधर आ रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब नेगेटिव। आप इसको लिख सकते हैं माइनस के। एंड एरिया वेक्टर कितना रहेगा, एरिया वेक्टर को ध्यान से देखें, लेंथ कितनी एल, विड्थ कितनी डी एक्स, टोटल एरिया एल डी एक्स, एंड डायरेक्शन के कैप में, के कैप और माइनस के कैप, रिजल्ट मिलेगा माइनस में। सो वैल्यू ऑफ डी फाई इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट आई एल डी एक्स बाय 2 पाई एक्स। वैल्यू हमें मिला एलिमेंटल फ्लक्स का, यानी जो इस एलिमेंट से पासिंग फ्लक्स है उसका वैल्यू हमें मिल गया, और हमें कैलकुलेट करना है फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्क्वायर शीट, मतलब कंप्लीट ऑब्जेक्ट के लिए। तो कंप्लीट ऑब्जेक्ट के लिए अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो इंटीग्रेट करना होगा। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करें, इस पॉइंट को समझें। फर्स्ट एलिमेंट कब मिलेगा, यहाँ पर। तो फर्स्ट एलिमेंट अगर मुझे यहाँ मिल जाएगा तो इसका सेपरेशन कितना है, ए। लास्ट एलिमेंट कब मिलेगा, जब मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना, ए प्लस एल, मतलब मुझे इस फ्लक्स को इंटीग्रेट करना चाहिए ए टू ए प्लस एल, एंड विल गेट द आंसर। सो इक्वेशन हमारा चल रहा है डी फाई इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट आई एल डी एक्स बाय 2 पाई एक्स, माइनस म्यू नॉट आई एल डी एक्स अपॉन 2 पाई एक्स, एंड लिमिट हम पुट करेंगे। टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो 0 to 5। ठीक, अब फ्लक्स 0 कब होगा, जब सेपरेशन ए है। मैक्सिमम कब मिलेगा, टोटल कब मिलेगा, जब सेपरेशन ए प्लस एल। तो आपने इंटीग्रेट कर दिया, सो वैल्यू 5, कॉन्स्टेंट टर्म म्यू नॉट आई एल 2 पाई, कॉन्स्टेंट टर्म, सो म्यू नॉट आई एल बाय 2 पाई, वेरिएबल टर्म डी एक्स बाई एक्स, इंटीग्रेशन a to a plus l. So 1 upon x का इंटीग्रेशन log base ex या ln x, so phi is equal to minus mu naught I l by 2 pi log x, upper limit a plus l, lower limit a। वैल्यूज पुट करें, पहले अपर लिमिट देन लोअर लिमिट। सो phi is equal to minus mu naught I l by 2 pi log a plus l माइनस log a। अपर लिमिट दोनों लिमिट आपने पुट कर दिया, देन फाई इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट आई एल बाय 2 पाई, प्रॉपर्टी है log m माइनस log n,
कैन बी रिटर्न एज m by n. तो सेम प्रॉपर्टी हमने यूज किया, अपर लिमिट a प्लस एल, लोअर लिमिट a, so you can write log a plus l by a. So this is the answer. प्रॉपर्टी हमने यूज किया है log m माइनस log n इज इक्वल टू log m by n. ठीक, तो कभी अगर हमें वेरिएबल टर्म में मिल रहा है तो फिर इंटीग्रेशन से ही कैलकुलेट होगा, बेसिक फॉर्मेट सेम रहेगा, b डॉट डी ए, जो वेरिएबल है उसी के टर्म में आपने इंटीग्रेट कर दिया. नोट करें. नेक्स्ट, हमें दिया गया है एक लूप जिसका रेडियस है r एंड लूप के सेंटर पे एक शीट रखा गया है, स्क्वायर शीट, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है b एंड जो डायरेक्शन b का गिवन है वो आपको गिवन है डॉट में. क्वेश्चन है लूप से पासिंग फ्लक्स कैलकुलेट करें. ठीक, अब लूप से अगर पासिंग फ्लक्स कैलकुलेट करें, ध्यान से समझना, सो b इंटू ए, ये हमारा फॉर्मेट लगना चाहिए, या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर फॉर्मेट लगना चाहिए. एरिया वेक्टर अगर आप देखेंगे डायरेक्शन नहीं बोला गया, पॉजिटिव मानेंगे, बी का डायरेक्शन भी पॉजिटिव के दिया गया है, यानी दोनों सेम ही डायरेक्शन में आ रहे हैं. अब बात करें कि मैग्नेटिक फील्ड हम या एरिया जो है वो कहाँ तक का कंसीडर करें. यहाँ जो एरिया है वो एल स्क्वायर है. क्वेश्चन को समझने के दो तरीके. पहली बात तो ये कि जहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड है वहीं तक का एरिया कंसीडर किया जाए, आंसर आ गया. जहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है उतना ही एरिया भी कंसीडर करें, बिकॉज फ्लक्स हम किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू द सरफेस. तो यहाँ भी सरफेस तो है लेकिन कोई फील्ड लाइन पास नहीं हो रही है. ठीक है, तो आप ओवरलैप्ड एरिया से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो वैल्यू आ गई सीधे बी वेक्टर बी ए इज एल स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई किया बी एल स्क्वायर. दूसरा तरीका सोचने का, दोनों तरीके से सोचा जा सकता है. अब यहाँ पर हम सरफेस के कितने पार्ट कर सकते हैं, सरफेस के हम दो पार्ट कर सकते हैं. हमने मान लिया कि फर्स्ट एरिया तो यहाँ है, सेकंड एरिया यहाँ है. तो फर्स्ट एरिया में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है बी, सेकंड एरिया में मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0. तो जो फाई हम कैलकुलेट करेंगे, तो फाई कैलकुलेट किया जा सकता है फाई 1 प्लस फाई 2 से. तो फाई 1 मैग्नेटिक फील्ड बी, एरिया एल स्क्वायर, फाई 2 मैग्नेटिक फील्ड 0 और एरिया कितना, आप बोल सकते हैं पाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर. लेकिन 0 से मल्टीप्लाई होने पे क्या आंसर में कुछ चेंज आएगा, नहीं आएगा. तो ये टर्म क्या रहेगा आपका 0. अब ये पाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कहाँ से आया, लूप का टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर, उसमें से एल स्क्वायर माइनस कर दो, बिकॉज एल स्क्वायर में तो पहले से क्या अवेलेबल है बी. आंसर क्या आया बी. पॉइंट समझे. तो हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि जितने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है केवल उतने एरिया को कंसीडर किया जाए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें. बी वेक्टर भी पॉजिटिव के में दिया है, एरिया वेक्टर भी पॉजिटिव के में है, तो बी और ए के बीच में एंगल कितना बना 0 डिग्री, इसलिए हमारा आंसर आ गया बी एल स्क्वायर. नोट करें. मानो हमें दिया गया है लूप with radius r, a loop is given with radius r. कैलकुलेट करना है फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप एंड वैल्यू हमें गिवन है कुछ इस तरीके से कि मैग्नेटिक फील्ड हाफ एरिया में अवेलेबल है. मैग्नेटिक फील्ड कितने एरिया में अवेलेबल है, हाफ एरिया में अवेलेबल है. एंड डायरेक्शन क्या है क्रॉस, मैग्नीट्यूड क्या है b. तो क्या फाई कैलकुलेट किया जा सकता है. तो फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप, अगेन ध्यान दें, फाई हम क्या लिख सकते हैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर. अब बी वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में दिख रहा है, क्रॉस में. क्रॉस मतलब बी माइनस के कैप. एरिया हम कितना कंसीडर करें. अब आप ये बताएं कि अगर हाफ लूप में आपको दिया गया है तो एरिया कितना कंसीडर होगा पाई आर स्क्वायर, बिकॉज सेंटर हमने यहाँ मेंशन किया है. तो हाफ लूप में मैग्नेटिक फील्ड है, हाफ लूप में नहीं है. तो एरिया कितना बनेगा पाई आर स्क्वायर बाई 2 एंड एरिया वेक्टर का डायरेक्शन के कैप. अगर कुछ भी नहीं बोला जाता तो पॉजिटिव डायरेक्शन ही हम कंसीडर करें. तो फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप विल बी बी पाई आर स्क्वायर बाई 2 एंड यूनिट वेबर. तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं.
डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट बनते हैं। बी वेक्टर ए वेक्टर गिवन है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, डॉट प्रोडक्ट कर दें, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बी गिवन है, ए गिवन है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स गिवन है तो बी ए कॉस थीटा यूज़ कर लें। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर एक्स वाई प्लेन वाई जेड प्लेन में रखा है तो उसके अकॉर्डिंग पहले एरिया वेक्टर फाइंड करें और बी के साथ डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म कर दें। इसके बाद बनता है कि अगर बी आपका वेरिएबल फॉर्म में है या एरिया वेरिएबल फॉर्म में है तो फिर इंटीग्रेशन मेथड हम यूज़ करें। लास्ट आपके पास आता है कि जितने एरिया से मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, केवल उतना ही एरिया हमें फ्लक्स कैलकुलेशन के लिए कंसीडर करना है। नोट करें, पहले हमने समझा है मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में और मैग्नेटिक फ्लक्स आपने कैलकुलेट किया बी ए कॉस थीटा के अकॉर्डिंग। नाउ अब हम ये देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्या मतलब है। मानो हम यहाँ पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमने कैसा लिया है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड है बी। ठीक है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने कंसीडर कर लिया और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप को प्लेस कर दिया। ठीक, लूप के एरिया में कोई चेंज नहीं हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो यहाँ से पास होंगी जिसको आपने फ्लक्स से रिप्रेजेंट किया, फाई का वैल्यू आपको मिल जाएगा बी इंटू एरिया से। नाउ पॉइंट ये है कि अगर अब हम इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करने लगे, चेंज करने लगे। मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। चेंज करने का मतलब आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ तो फ्लक्स में चेंज हुआ। ठीक, बिकॉज एरिया तो हमने कांस्टेंट लिया, एरिया हमने क्या कंसीडर किया, कांस्टेंट, तो एरिया है कांस्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड में हम चेंज करते जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम चेंज करें तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, फाई चेंजेस। और अगर फाई चेंज हो रहा है तो आप ये बोल सकते हैं कि इस लूप के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होने लगेगा। मतलब यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ ईएमएफ मिलने लगा और ईएमएफ अगर मिलने लगा तो करंट भी यहाँ पे नॉन जीरो रहेगी। पॉइंट ये है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने से लूप के अंदर करंट फ्लो होने लग जाता है। ईएमएफ वाले पॉइंट को अभी आप लेने भी दें, कोई दिक्कत नहीं। हम ये यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं कि अगर हम लूप में एक अमीटर कनेक्ट कर दें तो वहाँ पे रीडिंग हमें मिलने लगी, या गैल्वेनोमीटर अगर हम कनेक्ट कर दें तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आने लगेगा। इसका मतलब अगर बी चेंज हुआ तो कुछ करंट यहाँ पे जनरेट होने लगा। सेकेंड एग्जाम्पल, हमने एक यूनिफॉर्म फील्ड वापस कंसीडर किया और यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर हमने एक लूप को प्लेस कर दिया। तो अभी इसके फ्लक्स में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है। ठीक है, यानी फ्लक्स है इसका कांस्टेंट बी इंटू एरिया से हमें मिल जाएगा। लेकिन अगर हम ये करें कि बी को तो रखें फिक्स और एरिया वेरिएबल रखें, यानी एरिया टाइम के साथ चेंज हो रहा है, कभी लूप छोटा बन रहा है कभी लूप बड़ा बन रहा है, यानी अपने एरिया को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो एरिया को चेंज करने से भी गैल्वेनोमीटर यहां कनेक्ट किया गया तो गैल्वेनोमीटर में रीडिंग डिफ्लेक्शन आने लगा और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आना है शो करता है कि यहां पे भी करंट इंड्यूस होने लगा। यानी एरिया फिक्स और बी अगर हम चेंज कर रहे हैं तो भी करंट आ रहा है। सेकेंड पॉइंट, एरिया चेंज कर रहे हैं और बी को कांस्टेंट रख रहे हैं तो भी यहां पे करंट इंड्यूस हो रहा है। थर्ड केस लेके देखा, थर्ड केस में हमने यूनिफॉर्म एरिया लिया, सॉरी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने कंसीडर किया। जो हमने लूप कंसीडर किया उसका एरिया भी कांस्टेंट है, उसके एरिया में भी हमने कोई चेंज नहीं किया, यानी जो आपने यहां पे लूप लिया है इसका एरिया ये भी कांस्टेंट। जो मैग्नेटिक फील्ड हमने कंसीडर किया मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमने क्रॉस कंसीडर कर रखा है, इनवर्ट डायरेक्शन में है। लेकिन अब इस लूप को हम ओमेगा से रोटेट करने लगे इसी डायरेक्शन में, ऐसे इसको हमने रोटेट करने लगे, लेकिन अब यहां पे करंट इंड्यूस नहीं हुआ, यानी यहां पे इंड्यूस करंट का वैल्यू कितना रहा, 0। लेकिन अगर हम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को चेंज करें, माने लूप इस तरीके से रखा हुआ था और इस एक्सिस के अकॉर्डिंग अब हम इसको रोटेट कर रहे हैं,
यानी लूप आपने रखा और अब आप लूप को अब इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं, एक्सिस आपने बना दिया तो ये लूप इस तरीके से रोटेट होने लगा। अब यहाँ पे करंट का वैल्यू हमें नॉन जीरो मिलने लगा, लेकिन पहले वाले केस में जीरो था। इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे फर्क पड़ रहा है। किस चीज़ का फर्क पड़ रहा है वो आप देखें। फर्स्ट केस बी चेंज हो रहा था, एरिया कांस्टेंट था, क्या फ्लक्स चेंज हुआ? फ्लक्स हम लिखते हैं बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। तो बी के चेंज होने से फ्लक्स में चेंज आया, फ्लक्स में चेंज हुआ तो यहाँ पे करंट इंड्यूस होने लगा, करंट इंड्यूस होने लगा। सेकेंड एग्जाम्पल में हमने देखा कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रखा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को तो हमने कांस्टेंट कंसीडर किया, एरिया चेंज होने लगा, एरिया चेंज हो रहा है, कभी कम कभी ज़्यादा। तो इस केस में भी यहाँ पे कुछ ना कुछ करंट इंड्यूस होने लगा, यानी यहाँ भी फाई में क्या आ गया? चेंज आ गया, बिकॉज अगर एरिया वेरिएबल होगा तो फाई में भी हमें चेंज मिलेगा। थर्ड केस में हमने बी को भी कांस्टेंट रखा, ए को कांस्टेंट रखा, मतलब लेकिन थीटा को वेरिएबल कर दिया। अब यहाँ पर आपने दो केस कंसीडर करें। फर्स्ट केस में थीटा में कोई वेरिएशन नहीं, एरिया वेक्टर और बी के साथ जो एंगल बन रहा है वो हमेशा फिक्स है 180 डिग्री, एरिया भी कांस्टेंट, बी भी कांस्टेंट, तो फ्लक्स में चेंज नहीं हुआ। फ्लक्स अगर कांस्टेंट रहा तो इंड्यूस करंट भी हमें नहीं मिला, यानी करंट रहा जीरो। फोर्थ केस थीटा में चेंज हो रहा है, बिकॉज अब आप लूप को किस तरीके से रोटेट कर रहे हैं? इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं, तो बी और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो चेंज हो रहा है, और बी और एरिया वेक्टर के बीच एंगल चेंज होने से थीटा में भी क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है, मतलब थीटा वेरिएबल हुआ। और थीटा अगर वेरिएबल हुआ तो इंड्यूस करंट का वैल्यू रहा नॉन जीरो। तो पॉइंट ये समझ में आया, इस तरीके के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे किसने? फेराडे ने। जो जो रिजल्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हमने रिजल्ट यहाँ पे कंसीडर कर लिए कि बी के चेंज होने से, एरिया के चेंज होने से या थीटा के चेंज होने से, तीनों के चेंज होने से फ्लक्स में वेरिएशन आता है, और जब भी फ्लक्स में वेरिएशन आएगा तो लूप के अंदर करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, तो यहां पे बना हमारे पास फेराडे लॉ। अब फेराडे लॉ के दो स्टेटमेंट है, दोनों को हम ध्यान से समझें। फर्स्ट स्टेटमेंट यह है कि वेन एवर फ्लक्स लिंक विद द कोइल चेंजेस एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, यानी जब भी किसी कोइल से या लूप से जो लिंक्ड फ्लक्स है वो चेंज होगा तो लूप के अंदर फ्लक्स ईएमएफ इंड्यूस होगा, लूप के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ आएगा तो करंट भी हमें मिलेगा। सेकेंड पॉइंट, अमाउंट या मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका वैल्यू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करता है, मतलब डी फाई बाई डी टी पे डिपेंड करता है। दो ही स्टेटमेंट है, दोनों को ध्यान से समझे कि अगर कोइल में फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू या मैग्नीट्यूड फ्लक्स में चेंज की रेट के इक्वल होगा। यानी इक्वेशन यहां पे बनी E इज इक्वल टू डी फाई बाय डी टी, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ध्यान दें कि E को हम क्या लिखते हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी डी फाई बाई डी टी के इक्वल आएगा। दैट मीन्स फेराडे लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF, gives magnitude of induced EMF। मतलब फ्लक्स में चेंज होगा तो EMF इंड्यूस होगा, और EMF इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है डी फाई बाई डी टी से। अब पॉइंट यहां पे समझे, फाई को हम क्या लिख सकते हैं? फाई को हम लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा, और थीटा को लिखा जा सकता है ओमेगा टी। ठीक है, सिंपल रिलेशन है, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। वहां से थीटा को लिखा जा सकता है ओमेगा इंटू टी। यानी यहाँ पे तीन वेरिएशंस बन गए, ध्यान से देखना। यानी इंड्यूस ईएमएफ को हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ बी ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, पॉइंट समझ में आया। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि अगर बी वेरिएबल है, सो अगर बी वेरिएबल होगा तो ए और कॉस थीटा कांस्टेंट मिलेगा, सो यू कैन राइट ई इज इक्वल टू ए कॉस थीटा डी बी बाई डी टी। यानी हम डिफ्रेंशिएशन ओनली किसका करें? बी का।
सेकेंड पॉइंट, हो सकता है कि एरिया वेरिएबल हो। सो अगर एरिया वेरिएबल होगा तो b एंड थीटा हमें क्या मिलेंगे, कांस्टेंट, और डिफरेंशिएशन हम किसका परफॉर्म करेंगे, एरिया का। थर्ड केस, थीटा वेरिएबल है, यानी b फिक्स, a फिक्स एंड थीटा वेरिएबल, तो इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा बी ए डी कॉस थीटा के प्लेस पर ओमेगा टी बाय डी टी। ठीक है, क्या पॉइंट हमें क्लियर हुआ? यानी बी वेरिएबल हो सकता है, एरिया वेरिएबल हो सकता है, और थीटा भी वेरिएबल हो सकता है। नोट करें यहां तक। ठीक, अब अगर बी वेरिएबल है तो यहां पे ईएमआई को नाम दिया गया है, यानी तीन कैटेगरी हमारे पास बन गई। अगर बी वेरिएबल है तो ईएमआई को बोला जाता है स्टैटिक ईएमआई। हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तीन कंडीशन में कैलकुलेट किया जा सकता है, बी वेरिएबल, ए वेरिएबल, थीटा वेरिएबल। जब बी वेरिएबल होता है तो ईएमआई को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक ईएमआई। जब एरिया वेरिएबल होता है तो ईएमआई को बोला जाता है डायनामिक ईएमआई। ठीक है। थर्ड, जब थीटा वेरिएबल है तो उस केस में आप इंड्यूस ईएमएफ, यानी जो कंडीशन बन रही है इसको आप बोलते हैं पीरियोडिक ईएमआई। ठीक है, तो तीन तरीके के ईएमआई हमें इस यूनिट के अंदर डिस्कस करने हैं, स्टैटिक, डायनामिक एंड पीरियोडिक, जो तीन अलग अलग क्वांटिटी के चेंज होने से जनरेट होता है। मैग्नीट्यूड कभी भी हमें कैलकुलेट करना है तो डी फाई बाई डी टी के मैग्नीट्यूड के इक्वल इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड हमें मिलेगा, और फ्लक्स को लिखा जा सकता है बी ए कॉस थीटा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, अब हम समझे कि ईएमएफ किस तरीके से जनरेट होता है या उसकी क्या कंडीशंस बनती हैं। मानो हमने यहां पर एक कॉइल कंसीडर करी, कॉइल को कनेक्ट किया गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर आपका एक डिवाइस होता है जो सर्किट के अंदर करंट को डिटेक्ट करता है कि सर्किट के अंदर करंट प्रेजेंट है या नहीं, या करंट की डायरेक्शन क्या है। अगर करंट की डायरेक्शन चेंज होती है तो गैल्वेनोमीटर भी अपने डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। पहले आप गैल्वेनोमीटर समझ लें थोड़ा सा। मानो हम यहाँ पे दो पॉइंट कंसीडर करते हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ठीक है, तो अगर हम ए पॉइंट के पोटेंशियल को बी पॉइंट से ग्रेटर कंसीडर करें तो जो करंट फ्लो होगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, वो ए टू बी रहेगा, और जो गैल्वेनोमीटर में हमें डिफ्लेक्शन मिलेगा वो इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट मिलेगा, यानी ए टू बी। सेकेंड केस आप लिख सकते हैं कि अगर ए का पोटेंशियल बी के पोटेंशियल से कम है तो करंट फ्लो का डायरेक्शन अब बी से ए की तरफ होना चाहिए, क्योंकि बी बनेगा हाई पोटेंशियल पे, ए बनेगा लो पोटेंशियल पे, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट रहेगा बी टू ए। एंड अब जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा वो बी टू ए की तरफ आना चाहिए। मानो दोनों का पोटेंशियल सेम तो करंट फ्लो नहीं करेगा और गैल्वेनोमीटर अपनी मिडिल स्टेट में रहेगा, यानी गैल्वेनोमीटर में मिडिल में होता है जीरो और लेफ्ट एंड राइट में हमें वैल्यू मिलता है। तो गैल्वेनोमीटर की थोड़ी सी वर्किंग मैंने आपको बता दी कि किस तरह वो वर्क करता है, यानी सर्किट में करंट अवेलेबल है या नहीं, प्रेजेंट है या नहीं, और करंट का डायरेक्शन क्या है वो हम गैल्वेनोमीटर के थ्रू बता सकते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पर एक कॉइल कंसीडर किया, साथ में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया, और एक मैग्नेट को आपने यहाँ पे रखा जिसका पोल नॉर्थ एंड साउथ। ठीक, कॉइल स्टेडी स्टेट में, मतलब स्टेबल स्टेट में है, और जो मैग्नेट आपको दिया है वो भी स्टेबल स्टेट में, मतलब दोनों का वेलोसिटी कितना है, जीरो है। स्टेबल स्टेट दोनों का वेलोसिटी हमने जीरो कंसीडर किया है। अब आप एक बात बताएं, क्या अगर मैग्नेट रखा है तो मैग्नेट रखा होने से कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा या नहीं होगा? बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड है नॉन जीरो। वेलोसिटी हमने कितना कंसीडर किया है, जीरो, यानी जो मैग्नेट रखा है वो रेस्ट कंडीशन में रखा है और मैग्नेट के पास मैग्नेटिक फील्ड होगा जिसका वैल्यू रहेगा नॉन जीरो। क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन हुआ? नहीं हुआ, तो बी जो भी मिलेगा वो फिक्स वैल्यू का मिलेगा। कोयल का एरिया वो भी चेंज नहीं हो रहा है, एरिया नॉन जीरो है लेकिन चेंजेस नहीं है, यानी ये जो दोनों क्वांटिटी है वो किस तरीके की है, कांस्टेंट। और ऐसा होने से फ्लक्स भी हमें कैसा मिला,
कांस्टेंट, और फ्लक्स अगर कांस्टेंट रहेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू डी फाई बाई डी टी। अब फाई अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो इंड्यूस ईएमएफ कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी फर्स्ट केस अगर हम कंसीडर करते हैं कि कोयल और मैग्नेट दोनों रेस्ट कंडीशन में रखी हुई है तो इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू हमें कितना मिला, 0। ठीक, पॉइंट समझ में आया। और इंड्यूस ईएमएफ अगर 0 है तो गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन रहेगा यानी जो पॉइंटर रहेगा वो 0 को ही इंडिकेट करेगा। सेकंड केस देखें, मानो कोयल तो रखी है रेस्ट कंडीशन में, कोयल का तो हमने मोशन नहीं किया, कोयल रखी है रेस्ट कंडीशन में, और मैग्नेट को हम v वेलोसिटी से कोयल की तरफ लेकर आ रहे हैं। यानी अब मैग्नेट के पास वेलोसिटी है और कोयल रखी है आपके रेस्ट कंडीशन में और इसकी जो वेलोसिटी है वो नॉन जीरो है। ठीक, अब क्या बाहर मैग्नेट, जो मैग्नेट आपको दिया है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस कर रहा है उसकी वैल्यू कैसी रहेगी, वेरिएबल रहेगी। किसके केस में, जो कोयल मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा है। मतलब यहां तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बढ़ता जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का अगर वैल्यू बढ़ेगा तो यहाँ पे जो फ्लक्स हमें मिलेगा वो भी किस तरीके का होगा, वेरिएबल होगा। और फ्लक्स अगर वेरिएबल होगा तो इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पे जनरेट होगा डी फाई बाई डी टी से, और इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू हमें कैसा मिला, वो नॉन जीरो मिला। क्या ये पॉइंट समझे, वापिस से एक बार सुनो। दोनों अगर रेस्ट कंडीशन में तो बी कांस्टेंट रहा, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, एरिया कांस्टेंट था तो फाई भी कांस्टेंट मिला। ठीक, E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी से हम इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। फाई अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करने पे वैल्यू में क्या मिलता है, 0। यानी इंड्यूस ईएमएफ कितना रहा, 0। इंड्यूस ईएमएफ 0 मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आया। सेकेंड केस हमने कंसीडर किया कि अगर हम इसको v वेलोसिटी से लूप की तरफ भेज रहे हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन हमें मिलेगा क्योंकि फ्लक्स वेरिएबल आ गया। फ्लक्स अगर वेरिएबल आया तो डी फाई बाई डी टी की वैल्यू में नॉन जीरो मिलेगी, नॉन जीरो मिलेगी मतलब ईएमएफ यहाँ पे कुछ जनरेट हुआ। हमने मान लिया, ध्यान से सुनना, डायरेक्शन पे हम बात नहीं कर रहे हैं तो इसलिए क्योंकि हम फेराडे लॉ से केवल मैग्नीट्यूड देख सकते हैं, तो हमने मान लिया कि इस दिशा में, इस डायरेक्शन में गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो होने लगा, मतलब गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन आ गया। ठीक है, ये बात समझ आई, ध्यान दो। अब मानो वापिस हम इस केस को कंसीडर करें, कि हमने यहां पे रखा एक लूप, कनेक्ट किया गैल्वेनोमीटर के थ्रू, एक बार मैग्नेट आपने यहां पे प्लेस कर दिया नॉर्थ एंड साउथ में। कोयल अभी भी रेस्ट कंडीशन में है लेकिन जो मैग्नेट है वो v वेलोसिटी से कोयल से दूर जा रहा है, v वेलोसिटी से कोयल से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब यहां पे वेलोसिटी है और वेलोसिटी नॉन जीरो है। अब बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कोयल पे हमें कैसा मिलेगा, वेरिएबल मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे दूर जाता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। यानी जो b रहेगा वो वेरिएबल रहेगा, चेंज हो रहा है, और b की वैल्यू में डिक्रीमेंट होगा। पहले वाला जो केस आपने लिया है इसमें b वेरिएबल है और पास आ रहा है तो b पास आने के कारण b अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इस बात से भी हम समझ सकते हैं। अभी यहाँ पे b क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन कोयल के एरिया में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, तो b वेरिएबल है, a फिक्स है, लेकिन फाई तो वेरिएबल ही रहेगा, बिकॉज फाई हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, b है cos थीटा से। तो अगर b वेरिएबल है तो फाई भी वेरिएबल होगा, और फाई अगर वेरिएबल होगा तो इंड्यूस ईएमएफ हम कैलकुलेट करेंगे डी फाई बाई डी टी से, और वेरिएबल को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो हमें नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी, मतलब इस केस में भी एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक, तो मैग्नीट्यूड हम फेराडे लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट केस में जब मैग्नेट पास में आ रहा है तो आपने डिफ्लेक्शन कंसीडर किया है कि लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन आया है। इस केस में हम कंसीडर करेंगे कि अगर मैग्नेट दूर जा रहा है तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी चेंज होगा, यानी जो यहाँ पे इंड्यूस करंट का डायरेक्शन होगा, इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन होगा, उसके डायरेक्शन में चेंजेस आना चाहिए। डायरेक्शन हम समझेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, अभी हम समझ रहे हैं केवल मैग्नीट्यूड को। ठीक है, तो अब हमने मान लिया कि अब डायरेक्शन राइट में डिफ्लेक्शन आने लगा। ठीक, एक और केस हम कंसीडर करें, कोयल आपने रखा रेस्ट कंडीशन में, मैग्नेट रखा हमने,
नॉर्थ साउथ। लेकिन अब इसको कितनी वेलोसिटी दी, 2v। कितनी वेलोसिटी दी गई, 2v दी गई। तो वेलोसिटी है यहाँ पे नॉन जीरो, ये हमें समझ में आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड वो भी वेरिएबल रहेगा, और अगर वो ज़्यादा वेलोसिटी से दूर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड के कम होने का रेट वो बढ़ जाएगा। ठीक है, एरिया अभी भी कोयल का फिक्स है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन जो फ्लक्स हमें मिलने लगेगा, फ्लक्स कैसा रहेगा, वेरिएबल रहेगा, क्योंकि बी वेरिएबल हो गया और बी के वेरिएबल होने से फ्लक्स हमें वेरिएबल मिलने लगा। तो अमाउंट ऑफ इंड्यूस ईएमएफ वो मिलेगा डी फाई बाय डी टी से, और वेरिएबल को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वैल्यू मिलेगी नॉन जीरो। कोयल अभी भी आपने रेस्ट में ही कंसीडर किया था। अब एक पॉइंट आप बताएं, ध्यान से समझना, अगर स्पीड बढ़ गई तो स्पीड बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने का रेट बढ़ चुका होगा। ठीक है, आप इस तरीके से समझो कि मानो ये टी टाइम में v स्पीड से एस गया, तो ये 2v स्पीड से टी टाइम में कितना चला जाएगा, 2s चला जाएगा। ठीक है, मतलब डबल रेट से चेंज हुआ। ये ऐसा समझ सकते हैं कि एज डिस्टेंस जाने में आधा टाइम लगेगा, आधा टाइम लगेगा तो इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू पहले वाले के केस में ज्यादा होगा। पहले अगर मान लो ई जनरेट हुआ तो अब ई से ज्यादा यहाँ पे जनरेट होना चाहिए, मतलब जो डिफ्लेक्शन आएगा वो इस पहले वाले केस से ज्यादा डिफ्लेक्शन आना चाहिए, बिकॉज फ्लक्स के चेंज होने का रेट इस प्रीवियस केस से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, बिकॉज यहाँ स्पीड आपने कितना लिया है, v, यहाँ स्पीड कितना है, 2v, और बाकी कंडीशन में और कोई चेंज नहीं किया है। तो चेंज होने का रेट अगर बढ़ेगा तो फाई बढ़ेगा तो ईएमएफ भी ज्यादा इंड्यूस होगा, ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगा तो गैल्वेनोमेट्रिक डिफ्लेक्शन भी पहले वाले केस से ज्यादा आना चाहिए। तो इन एग्जांपल का कंक्लूजन क्या है, इसको आप समझें कि अगर आपको कोयल रेज कंडीशन में दिया है, मैग्नेट रेज कंडीशन में, मतलब बी कांस्टेंट है और बी कांस्टेंट होने से फ्लक्स कांस्टेंट रहा, ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुआ। सेकंड एग्जांपल में हमने देखा कि कोयल रेज कंडीशन में लेकिन मैग्नेट कोयल की तरफ मूव कर रहा है, और अगर मैग्नेट कोयल की तरफ मूव कर रहा है तो बी वेरिएबल रहेगा और इंक्रीजिंग रहेगा, बिकॉज डिस्टेंस कम होता जा रहा है, और डिस्टेंस कम हुआ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा, फ्लक्स वेरिएबल रहेगा, ईएमएफ हम कैलकुलेट करेंगे डी फाई बाई डी टी से, जिसका वेरिएबल को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो नॉन जीरो वैल्यू हमें मिलेगा। और हमने कंसीडर कर लिया, अभी मान लिया है, डायरेक्शन पर हम बात नहीं करें, केवल मैग्नीट्यूड पे बात कर रहे हैं कि अगर मैग्नेट पास में आ रहा है तो गैल्वेनोमेट्रिक डिफ्लेक्शन हमें लेफ्ट साइड में शो हुआ है। थर्ड केस में हमने देखा कि लूप आपका रेज कंडीशन में, जो कोयल आपको दिया है वो रेज कंडीशन में, मैग्नेट v वेलोसिटी से दूर जा रहा है, यानी वेलोसिटी वेरिएबल, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ने से b वेरिएबल रहेगा, अपनी वैल्यू को डिक्रीज करेगा, फ्लक्स में चेंज होगा वेरिएबल, फाई वेरिएबल होने से ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब डायरेक्शन की हम बात करें, पहले हमने डायरेक्शन कंसीडर किया था कि अगर पास आ रहा है तो डायरेक्शन हम डिफ्लेक्शन हमने कंसीडर किया लेफ्ट में, तो अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर मैग्नेट दूर जा रहा है कोयल से तो डिफ्लेक्शन हमने राइट डायरेक्शन में कंसीडर कर लिया। ठीक, फोर्थ केस सेम, मैग्नेट दूर जा रहा है लेकिन अब इसका वेलोसिटी चेंज हो गया, पहले v वेलोसिटी से दूर जा रहा था, अब ये 2v वेलोसिटी से दूर जा रहा है, तो b वेरिएबल रहा, b का मैग्नेट कम होता जा रहा है, लेकिन b अब ज़्यादा रेट से चेंज हो रहा है बिकॉज वेलोसिटी बढ़ गया। ठीक, फाई वेरिएबल रहा, ईएमएफ हमें मिलने लगा। अब अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो डिफ्लेक्शन का अमाउंट भी ज़्यादा ही रहेगा। तो इन सब एग्जाम्पल्स का कंक्लूजन क्या रहा, कंक्लूजन रहा कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल, मतलब रिलेटिव मोशन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल जैसा हमने लिया कि अगर दोनों रेज कंडीशन में फ्लक्स में कोई वेरिएशन नहीं, ईएमएफ रहा जीरो, मानो कोइल रेज कंडीशन में थी, मैग्नेट पास में आ रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ। ठीक, अगर मैग्नेट एंड कोइल दोनों ही v वेलोसिटी से पास में आ जाए, ठीक है, तो रिलेटिव मोशन कितना बनेगा 2v, तो सेम डिस्टेंस कवर करने में हाफ टाइम लगेगा, और इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट करेंगे डी फाई बाई डी टी से, और अगर टाइम हाफ लगेगा तो ईएमएफ डबल इंड्यूस हो जाएगा। तो फेराडे लॉ हमें केवल रिप्रेजेंट करके देता है मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन हम कंसीडर करते हैं लेंज रूल के अकॉर्डिंग। नोट करें।